सोना मजदूरी करके अपनी बेटी रिया का पालन पोषण करती थी, तो वहीं रेखा इतनी अमीर थी कि उसको अपनी बेटी मोहन के लिए कभी समय तक नहीं मिलता था। एक बार की बात है, रिया अपने कॉलेज में बैठकर पढ़ाई कर रही थी कि तभी प्राइवेट कॉलेज से कुछ बच्चे कुछ दिनों के लिए सरकारी कॉलेज में आते हैं। उस प्राइवेट कॉलेज के बच्चों में से एक था मोहन। मोहन पूरे कॉलेज में घूम रहा था, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा था। घूमते घूमते मोहन की नजर एक क्लासरूम में जाती है, जहाँ पर रिया अकेले बैठकर पढ़ाई कर रही थी। रिया को देखकर मोहन उसके पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन रिया उसकी तरफ नहीं देखती। मोहन अब उसे आवाज लगाता है, हेलो। उसकी आवाज सुनकर रिया अपनी नजरें उठाती है। मोहन उसकी आंखें देखकर बिल्कुल पागल हो जाता है। उसकी आंखें नीली थी, रंग गोरा था। उसकी सुंदरता देखकर मोहन उसमें ही खो जाता है कि तभी पीछे से मोहन की बेस्ट फ्रेंड नीता आकर उसे कहती है, मोहन तू यहाँ क्या कर रहा है? हम लोग कब से तेरा वेट कर रहे हैं। नीता तू चल, मैं आता हूँ। मोहन मुझे सब दिख रहा है, तेरी नजर कहाँ है और बात कहाँ कर रहा है? तू चलना नीता। नहीं, तू अभी मेरे साथ चल। इतना बोलकर नीता मोहन को खींच कर ले जाती है। कॉलेज के ग्राउंड में अपनी कार के ऊपर बैठकर मोहन नीता और अपने बाकी फ्रेंड्स को कहता है, क्या यार नीता, तू भी ना, उस लड़की को देखा तूने? कितनी सुंदर है यार वो। मेरा तो उस पर दिल आ गया है, मन कर रहा है उसको अभी उठा कर ले जाऊं। हाँ, तो उसमें इतना खो गया कि तुझे तेरी बेस्ट फ्रेंड भी दिखाई नहीं दे रही थी। यार वो बहुत ही औसम है, मुझे उससे बात करनी है। अरे ठीक है, आने दे उसको। यार तेरी उससे बात करवा देंगे। सभी लोग रिया का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय बाद जब रिया अपनी क्लास खत्म करके बाहर आती है, तो मोहन उसका रास्ता रोक कर कहता है, हेलो सुनो। जी कहिए, क्या काम है? मैंने आपको अपनी क्लास में देखा, लेकिन शायद उस समय आपको कहीं जाना पड़ गया था। वो हाँ बोलिए। वो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। बस ये बात बोलनी थी आपको? हाँ, क्योंकि आपसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे सामने अपनी दोस्ती का प्रपोजल रखा, लेकिन मैं दोस्त नहीं बनना चाहती। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है, लेकिन मोहन अब हाथ धोकर रिया के पीछे पड़ जाता है। वो कहीं भी आती जाती तो मोहन उसके पीछे पीछे जाता। ये सब देखकर रिया बहुत परेशान हो जाती है और एक दिन वो मोहन से कहती है, अरे दिक्कत क्या है तुम्हें, जो मेरे पीछे इस तरह से पड़े हुए हो? तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया भी है या नहीं? रिया, पहले मैं तुमसे बस दोस्ती करना चाहता था, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मेरे पास कोई नहीं है, बचपन से अकेला ही रहा हूँ। देखो, जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम एक रईसजादे हो, और मैं रईसों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, क्योंकि मेरी माँ की परवरिश ये कहती है कि मैं फालतू चीजों पर ध्यान न देकर अपनी लाइफ पर फोकस करूँ। अब तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। रिया, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मैं तुमको बहुत ही खुश रखूंगा। रिया कुछ नहीं बोलती और चुपचाप चली जाती है। ऐसे ही अब हर दिन मोहन रिया के पीछे पड़ जाता। रिया कॉलेज के अंदर जा रही थी कि तभी मोहन शराब के नशे में डूबा हुआ आता है और रिया का दुपट्टा खींचते हुए कहता है, रिया, तुम मेरी हो, मैं तुमको कहीं भी नहीं जाने दूंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मोहन का ये बर्ताव देखकर अब पूरा कॉलेज रिया को देख रहा था। रिया को अब बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और रिया एक जोरदार थप्पड़ मोहन को मार कर कहती है, तुम्हें शर्म तो है नहीं? तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने किसी लड़की के साथ कैसा बर्ताव करते हैं इसका लहजा भी नहीं सिखाया है। लेकिन मेरी माँ की इज्जत सिर्फ मैं हूँ, और अपनी माँ की इज्जत को बर्बाद होता हुआ देख मैं नहीं देख सकती हूँ। क्यों? तुम तो इसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना। अपने दोस्त को गलत रास्ते पर जाने से रोकने की बजाय तुम इसको हौसला देती हो। अरे दोस्ती इसे नहीं कहते। इतना कहकर अब रिया वहाँ से अपने कॉलेज चली जाती है, लेकिन मोहन को अपनी इंसल्ट फील होने की वजह से उसको अब बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपनी कार पर हाथ पटकते हुए कहता है, इस फटीचर लड़की ने मेरी इंसल्ट की है, साथ ही मेरे दोस्तों की भी। अब तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मोहन बुरा मत मानना, लेकिन रिया बिल्कुल सही बोल रही थी। एक दोस्त हमेशा अपनी बेस्ट फ्रेंड को सही राह दिखाती है, लेकिन हम लोगों ने तुझे हमेशा गलत काम के लिए ही सपोर्ट किया है। इसलिए मैं एक दोस्त होने के नाते तुझे ये समझा रही हूँ कि उसको छोड़ दे, उसका रास्ता छोड़ दे। हाँ वीरे, नीता बिल्कुल सही बोल रही है। तेरा पागलपन सही है उसके पीछे, लेकिन उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी तेरी एक गलती की वजह से।
नीता और रोहित मोहन को समझाते हैं और मोहन गुस्से में अपनी कार में बैठकर कहीं दूर चला जाता है। अब यूं ही दिन बीतते हैं। अब रिया को मोहन नहीं दिखता था और इस बात से खुश रिया अपनी पढ़ाई आगे पूरी कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं रिया भी मोहन को पसंद करने लगी थी। तो वहीं दूसरी ओर मोहन नशे की हालत में धुत रहने लगा था। उसको कई बार कई तरह के नशे करने की आदत लग गई थी। मोहन को खुद की जिंदगी बर्बाद करता देखकर नीता को बहुत दुख होता है और इस बारे में बात करने वो मोहन की माँ रेखा के पास जाती है। रेखा आंटी जी। अरे नीता बेटी, तुम आओ, अंदर आओ ना, बैठो। नीता अंदर जाती है और रेखा से जैसे ही बात करने को होती है तभी रेखा के पास उसके बिजनेस के रिगार्डिंग कॉल आता है और वो उसमें बिजी हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो कॉल कट करती है तब नीता रेखा से बात करने की कोशिश करती है। आंटी जी, क्या हम अब बात कर सकते हैं? सॉरी बेटा, बट मुझे अभी कहीं जाना पड़ रहा है। मैं तुमसे फ्री होकर बात करती हूँ। इतना कहकर रेखा वहाँ से चली जाती है। लेकिन बेचारी नीता को अब अपने बेस्ट फ्रेंड मोहन की बहुत चिंता सताने लगी थी। नीता अब उदास होकर मोहन के पास जाती है, जहाँ नीता को रेखा के कमरे से आता हुआ देख मोहन कहता है, क्या हुआ नीता, तुमने अपनी बेस्ट आंटी रेखा भारद्वाज से बात कर ली? नीता कुछ नहीं बोलती और आंखों में आंसू लिए मोहन के पास बैठ जाती है और उसकी आंखों में आंसू देखकर मोहन कहता है, नीता, मुझे मेरी माँ ने वो परवरिश दी ही नहीं जो हर एक बच्चे को चाहिए। माँ हमेशा पैसा कमाने के पीछे अपने इकलौते लड़के को ही भूल गई। जब मैं छोटा था तब मुझे केयर टेकर के हाथों में सौंप दिया। मुझे तो आज तक माँ बाप का प्यार ही नहीं मिला नीता। मुझे किसी की भी जरूरत होती तो माँ मुझे पैसे दे देती थी। मुझे हमेशा से किसी के प्यार की जरूरत थी, लेकिन मुझे आज तक ना तो बाप का प्यार मिला और ना ही माँ का, क्योंकि मेरा बाप तो बचपन में ही मर गया था और इस तरह मैं बिगड़ता चला गया। लेकिन अब से कुछ समय पहले जब मुझे रिया से प्यार हुआ तो मैंने सोचा कि रिया के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। लेकिन रिया भले ही गरीब है पर उसकी अच्छी परवरिश हुई है। मेरी तरह नहीं है वो, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी हर चीज के लिए तरसे। उसकी बात सुन अब नीता उसको गले से लगा लेती है और उसकी बातें सुन बहुत रोती है। थोड़ी देर बाद नीता वहाँ से उठकर चली जाती है। नीता अब एक अच्छी दोस्त की तरह रिया का पता ढूंढती है। कुछ ही समय बाद नीता को रिया का पता मिलता है, जहाँ नीता देखती है कि रिया अब एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गई है। ये जानकर वो बहुत खुश थी। नीता अब रिया के पास जाती है और उसे देखकर नीता कहती है, रिया, तुम तो इंस्पेक्टर बन गई। कांग्रेचुलेशन। तुम? हाँ मैं। तुमने तो उस दिन के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी, खासकर मोहन की। मतलब? कुछ नहीं। इतना कहकर नीता वहाँ से चली जाती है। लेकिन रिया को निया की बात बेचैन करती है। तभी रिया की माँ सोना रिया से कहती है, बेटा, कौन थी ये लड़की? रिया अपनी माँ को सब कुछ बताती है। ये सुनने के बाद सोना कहती है, रिया बेटा, जाकर सच पता कर कि आखिर बात क्या है। रिया अब नीता का पीछा करने लगती है, जहाँ वो मोहन के पास पहुँचती है और मोहन की ऐसी हालत देखकर रिया खुद को संभाल नहीं पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं रिया भी मोहन को पसंद करती थी। रिया मोहन को देखकर अचानक ही पीछे मुड़ती है और अपने मुंह पर हाथ रख बहुत रोती है। रोते हुए रिया खुद को संभालती है और मन में कहती है, ये क्या कर लिया मोहन ने? इसने अपनी हालत ऐसी क्यों बना रखी है? रिया खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी नीता बाहर आती है और रिया अचानक नीता का हाथ पकड़कर खींचती है, जिसके बाद रिया नीता से पूछती है, नीता, ये मोहन को क्या हुआ है? नीता अब रिया को शुरू से एंड तक सारी बात बताती है। ये सुनकर रिया रोते हुए नीता से कहती है, नीता, मैं भी मोहन से कहीं ना कहीं प्यार करती थी, लेकिन मैं मोहन को अपनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अमीर लड़के हमेशा बिगड़े होते हैं। नहीं रिया, ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। हम अमीर इंसान बिगड़े नहीं होते। मोहन तो तुमसे प्यार करता था, उसको अच्छी परवरिश देने वाला ही कोई नहीं था, इसलिए इसको पता नहीं था कि एक गरीब लड़की को कैसे प्रपोज किया जाए। अब मैं आ गई ना, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रिया मोहन के पास जाती है। रिया को देखकर मोहन खुश हो जाता है और उसको देखकर रिया कहती है, मोहन देखो, मैं इंस्पेक्टर बन गई और अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं करूँगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था रिया। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई ना,
मैं शादी एक शर्त पर ही करूंगी। बोलो, वो शर्त मंजूर है? हाँ बताओ, मुझे क्या करना होगा? इस नशे से खुद को दूर करना होगा। मोहन उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद दोनों परिवार की सहमति से रिया और मोहन एक प्यार के बंधन में बन जाते हैं। कामिनी की बहू रजनी का ज्यादा से ज्यादा समय किचन में ही बीतता था, जिसके चलते उसके हाथ में कोई और चीज हो या ना हो, लेकिन बेलन जरूर होता था। मानो बेलन ही एकमात्र रजनी का हथियार था अपनी बात कहने या समझाने के लिए। एक दिन सुबह के समय रजनी रसोई में पराठे बना रही होती है। तभी उसका पति नाश्ता करने के लिए कमरे से नीचे आता है और डाइनिंग टेबल पर सिर्फ पराठे रखे हुए देख कहता है, रजनी ये क्या है, नाश्ते में सिर्फ पराठे? अरे कुछ साथ में तो बना देती। अरे मुझे इतनी भूख लग रही है, अब क्या मैं ये रूखे सूखे पराठे खाऊं? अक्षय जी, आपको मैंने याद से पराठे बनाकर दे दिया है, वही बड़ी बात है। मैं तो आपको ये भी नहीं देने वाली थी। कल रात में मैंने आपसे क्या कहा था? कल की तो बात ही जाने दीजिए, आज एक हफ्ते से मैं आपको कह रही हूँ। क्या कह रही हो तुम यार, मुझे कुछ नहीं याद। अब जो बोलना है साफ साफ बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, तो आपसे बहस करने का मेरे पास भी टाइम नहीं है। आज बस यही है नाश्ते में। चाय के लिए दूध, राशन कुछ नहीं है, सब्जी बनाने के लिए सब्जियां भी नहीं है। तो आज आपको इन्हीं सादे पराठों को खाकर अपना गुजारा करना पड़ेगा। एक हफ्ते से चिल्ला रही हूँ कि राशन भरवा दीजिए, राशन भरवा दीजिए, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। एक तो पहले तुम अपना ये बेलन मुझसे दूर रख कर बात करा करो। जैसे गुंडे लोग हाथ से कम हथियार से ज्यादा बात करते हैं, अब तुम भी वैसे ही अपने बेलन से सारे काम करवाने लग जाती हो मुझसे। अक्षय और रजनी जोर से एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी कामिनी अपने हाथों में पूजा की थाली लिए मंदिर से घर लौटती है और दोनों को आपस में लड़ता देखकर कहती है, राम राम, सुबह सुबह सबके घर में शांति रहती है और एक मेरा घर है जहाँ शांति दूर दूर तक नहीं है। किस बात पर दोनों कटे मरे जा रहे हो? और बहू तू हाथों में बेलन लिए मेरे बेटे को क्या धमका रही है? कभी तो अपने इस बेलन का साथ छोड़ दिया कर। अब माँ, ये आपकी बेलन वाली बहू है, बेलन ही इसका हथियार है, ये इसे कैसे छोड़ देगी? अरे बेलन से तो ये सब पर अपना हुक्म जमाती है, अभी भी ये यही कर रही है। नाश्ता पानी कुछ पूछा नहीं और बेलन दिखाकर डरा ऊपर से और रही है। जैसे आप तो बड़ा ही डर रहे हैं। एक हफ्ते से बोल रही हूँ माँ जी इनको कि राशन भरवा दीजिए, लेकिन ये सुनते ही नहीं हैं। खाने में इनको पूरे 36 पकवान चाहिए। नहीं चाहिए मुझे 36 पकवान तुम्हारे, रखो अपना नाश्ता पानी अपने पास। जा रहा हूँ मैं ऑफिस। अक्षय इतना कहकर अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। समय बीतता है, लेकिन रजनी के हाथ में बेलन लेकर बात करने वाली आदत में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक रोज उसकी पड़ोसन कांता उसके घर आती है और वो देखती है कि रजनी हाथों में बेलन लिए सीढ़ियों से उतर रही है। तभी वो उससे कहती है, बहू, तू ये हाथों में बेलन लिए कमरे से क्यों आ रही है? अब तूने रोटियां रसोई में छोड़कर कमरे में बनाना शुरू कर दिया है क्या? नहीं नहीं आंटी जी, वो मेरे बाथरूम का दरवाजा लॉक हो गया है, तो उसी को खोलने के लिए मैं बेलन लेकर आई थी, लेकिन खुला ही नहीं लॉक। लगता है जाम हो गया है, अब तोड़ना ही पड़ेगा। बहू, लॉक खुलेगा कहाँ से? जो काम हथौड़ी का है उसे भी तू बेलन से ही करने की कोशिश कर रही है। एक हथौड़ी जोर से मारती, लॉक तुरंत खुल जाता। बेवजह ही इतनी मेहनत कर रही है तू। हाँ आंटी जी, बात तो आप सही कह रही हैं। मैंने तो सोचा ही नहीं था, बेवजह मैंने अपने बेलन को ही इतना कष्ट दे दिया। लेकिन मेरे घर में तो हथौड़ी ही नहीं है, तब कैसे तोड़ू लॉक? कांता और रजनी की बातें पीछे खड़ी कामिनी सुन रही होती है। तभी वो उनके पास आकर हंसते हुए कहती है, बहू, समझ तो तुझे जब आएगा ना, जब तू अपने इस बेलन का पीछा छोड़ेगी। कोई भी काम हो बस बेलन लेकर पहुंच जाती है। जाने दे कामनी, मुझे पता है कि तेरी बेलन वाली बहू है। जैसे ससुराल में आने के बाद बहुत सी बहुओं के हाथ में रसोई नहीं छूटती, वैसे ही तेरी बहू के हाथ में से बेलन नहीं छूटता है। एक काम कर बहू, तू मेरे साथ मेरे घर चल, मैं तुझे हथौड़ी देती हूँ, उसी से तू अपने बाथरूम का लॉक तोड़ लियो। कांता इतना कहकर रजनी को अपने घर ले जाती है, जहां पहुंचकर वो देखती है कि हॉल में बैठे उसके बेटे यश के गले में खाना अटक जाता है और वो जोर जोर से खांस रहा होता है। तभी वो उसके पास जाती है और उससे बोलती है, क्या बेटा, तू ऐसे क्यों खांस रहा है? ले पानी पी ले। कितनी बार कहा है तुझसे कि खाना आराम से खाया कर, वरना गले में अटक जाएगा, लेकिन तू है कि मेरी सुनता ही नहीं है।
आंटी जी, आप ये क्या कर रही हैं? आपका बेटा वैसे ही परेशान है और आप उसे और सुना रही हैं। अरे उसे नॉर्मल हो जाने दीजिए, तब गुस्सा करिएगा। वैसे लोग कहते हैं कि पीठ पर मारने से ऐसी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो देख क्या रही है बहू, मारना ऐसे ताकि इसकी खांसी जल्दी से ठीक हो जाए। कांता के कहने पर रजनी अपने हाथों में बेलन को जोर से उठाती है और यश के पीठ पर मार देती है, जिससे उसकी खांसी तो रुक जाती है, लेकिन वो जोर से चीखते हुए कहता है, आए भाभी, आपने तो मेरी जान ले ली है। ये कौन सा तरीका होता है खांसी को भगाने का? मेरी पीठ तोड़ के रख दिया आपने तो। यश भैया, मैंने क्या किया? आंटी जी ने ही कहा था कि मैं मारूं आपको, तो मैंने मार दिया। लेकिन ये बात भी तो आपने ही बोली थी ना, ऐसे में इंसान के पीठ को थपथपाते हैं। लेकिन आपने तो बेलन से मार मार के मेरी पीठ तोड़ दी। दोनों ही औरत पागल हो एक नंबर की, बेवजह मेरी पीठ तोड़ दी। आय हाय। यश इतना कहकर अपनी पीठ को सहलाते हुए अपने कमरे में चले जाता है, जिसके बाद रजनी भी चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है और अपनी सास को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर वो कहती है, हाय राम, ये तूने क्या किया? हथौड़ा लेने गई थी और अपने बेलन से बेचारे यश की पीठ तोड़कर आ गई। मूर्ख कहीं की, किसी काम की नहीं है तू। जा जाकर और घर के काम कर ले। कामिनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, तभी एक दिन वो रसोई में काम कर रही होती है और उसे बाहर से जोर जोर से आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर निकल कर देखती है तो एक चोर तेजी से गली में भाग रहा होता है और लोग उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी वो अपने हाथों में लिए बेलन को जोर से घुमाकर उस चोर को मारती है, जो जाके सीधा उसके सर पर लगता है और वो मुंह के बल गिर जाता है, जिसके बाद मोहल्ले वाले उसे पकड़कर बहुत मारते हैं। तभी अक्षय और कामिनी भी वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कांता कहती है, कामिनी, आज तो तेरी बेलन वाली बहू ने कमाल ही कर दिया। क्या निशाना लगाया है। जिस चोर को हम मोहल्ले वाले मिलकर भी नहीं पकड़ पा रहे थे, उस चोर को तेरी बहू ने एक बेलन में ही जमीन की धूल चटा दी। क्या सही निशाना लगाया है चोर के सर पर। तू क्या कह रही है कांता? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे मोहल्ले में चोर घुस गया था और हम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे, तभी वो हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन तेरी बहू ने अपने घर से ही ऐसा बेलन घुमाकर मारा उसके सर पर कि वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरा और हमें चोरी हुआ सामान वापस मिल गया। क्या आप सच कह रही हैं आंटी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। बेटा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तेरी माँ की बेलन वाली बहू का निशाना सच में लाजवाब है। एक बेलन के बाद दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी। कांता की बात सुनकर अक्षय और कामिनी हंसने लगते हैं। तभी कामिनी रजनी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है, चलो अच्छा है, कम से कम मेरी बेलन वाली बहू के होने से मोहल्ले वालों को कुछ तो फायदा हुआ। कामिनी की बात सुनकर सभी मोहल्ले वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं और उस हादसे के बाद रजनी अपने घर के साथ पूरे मोहल्ले में बेलन वाली बहू के नाम से फेमस हो जाती है। प्रीति को रबड़ी पराठे खाने का बहुत शौक था। जहाँ लोग पराठे के साथ अचार, दही, चाय लेना पसंद करते थे, वहीं प्रीति रबड़ी खाना पसंद करती थी। एक दिन सभी नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। तभी प्रीति वहाँ आती है और अपनी माँ आशा से कहती है, लगता है सभी लोगों को कुछ ज्यादा ही भूख लगी थी शायद, इसलिए मेरा इंतजार नहीं किया आप लोगों ने नाश्ते के समय। तो क्या करते हम? तेरा किसी चीज का कोई समय ही नहीं है, लेकिन हमारा तो है, और तेरी डिमांड तो अलग ही रहती है हर चीज में। माँ, आप तो हमेशा ही मुझे सुनाती रहती हैं। आपको कभी मेरी पसंद की कोई चीज पसंद आती भी है जो अब आएगी? छोड़िए ये सब, मुझे नाश्ता दीजिए, भूख लगी है और ऑफिस भी निकलना है। सारा खाना तेरे सामने ही तो रखा हुआ है। अरे जो दिल करे वो खा ले। इतनी बड़ी तो हो गई है, खुद भी नाश्ता निकाल कर खा सकती हो ना तुम। माँ, यहाँ सारा खाना तो रखा हुआ है, लेकिन रबड़ी कहाँ है? आप तो जानती है ना कि मैं रबड़ी के बिना पराठे नहीं खाती। मुझे रबड़ी पराठे अच्छे लगते हैं। रबड़ी नहीं है, खत्म हो गई। इतनी महंगी चीजें कौन रोज रोज खाता है? अपनी आदत छोड़ दे, वरना इतनी मोटी हो जाएगी कि उठाने बिठाने लायक भी नहीं होगी। अपनी माँ की बात सुनकर प्रीति अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुछ समय बाद लंच में वो पराठे और रबड़ी बाहर से मंगवा कर लंच कर रही थी। तभी प्रीति की दोस्त धानी आती है और कहती है, कितना मीठा खाती है तू? तेरी पसंद भी अजीब है यार। रबड़ी के साथ पराठे कौन खाता है यार?
सुबह माँ ने मुझे खाने नहीं दिया, अब तू मुझे खाने मत दे। यार पसंद मेरी है, जो मन करेगा मैं वो खाऊंगी। तो यही बकवास करेगी, इसलिए मैं तेरे पास लंच करने नहीं आई थी। यहाँ आराम से बैठकर लंच कर रही थी, लेकिन तू यहाँ भी आ गई। अच्छा ठीक है खा ले, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तू तो चिढ़ी गई यार। हम तेरे जैसे इतने अमीर नहीं है ना कि रोज इतनी महंगी रबड़ी खा सकूं। देख तू यहाँ ना मेरा दिमाग मत खराब कर, मुझे लंच करने दे प्लीज। अभी तू जा यहाँ से। तू सही कह रही है, गलती मेरी है जो मैं तेरी जैसी लड़की से बात करने के लिए आ रही हूँ। बैठ तू आराम से, मुझे भी तुझसे कोई बात नहीं करनी। धानी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन प्रीति को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से बैठकर अपनी रबड़ी पराठों को एंजॉय करते हुए खाती है। समय बीतता है, लेकिन प्रीति की आदतों में कोई सुधार नहीं दिखता और समय के साथ प्रीति की शादी एक अशोक नाम के लड़के से हो जाती है। अब प्रीति के ससुराल वाले इस बात से अनजान थे कि जैसे लोगों को खाने के साथ सैलेड अचार खाने का शौक है, वैसे ही धानी को रबड़ी पराठे खाने का शौक है। और वो एक दिन घर में रुद्राभिषेक की पूजा रखते हैं और अशोक बहुत सारा दूध खरीद कर घर आता है और प्रीति को देखते हुए कहता है, प्रीति ये दूध फ्रिज में रख देना, कल माँ ने घर में रुद्र अभिषेक की पूजा रखी है, उसी में काम आएगा। ध्यान से रख देना, कहीं भूल मत जाना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। आप चिंता मत करिए, मैं भूलूंगी नहीं, रख दूंगी दूध फ्रिज में। वो तो मुझे पता ही है कि तुम समझदार हो, मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। और कल अच्छे से तैयार भी हो जाना, क्योंकि शादी के बाद ये पहली पूजा होगी हमारी साथ में। जी बिल्कुल, आप मुझे कोई बात कहें और मैं मना कर दूंगी, ऐसा कभी हो सकता है? ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे पूजा का और भी सामान लेके जाना है। जब तक मैं वापस आऊँ खाना तैयार रखना, मुझे आते आते रात हो जाएगी। जी ठीक है। कुछ देर बाद अशोक वहाँ से चला जाता है और प्रीति दूध फ्रिज में रखने के लिए रसोई में जाती है। तभी इतना सारा दूध देखकर उसके मन में एक ख्याल आता है। अरे अशोक जी चले गए क्या? मैंने उन्हें रबड़ी लाने के लिए भी नहीं बोला। अब मैं पराठे कैसे खाऊंगी? बिना रबड़ी के तो मेरे गले से पराठे का एक निवाला भी नहीं उतरता और उसके चक्कर में पैसे भी बहुत खर्च होते हैं। क्यों ना इस दूध में से थोड़ा दूध लेकर रबड़ी बना लूं? कुछ दिन के पैसे तो बचेंगे, पूजा में इतना दूध थोड़ी ना लगेगा। प्रीति इतना कहकर रबड़ी बनाना शुरू कर देती है। रबड़ी बनाने के चक्कर में वो आधे से ज्यादा दूध खत्म कर देती है और अपने घर वालों को बताती भी नहीं है। और अगले रोज सब लोग रुद्राभिषेक की पूजा के लिए पूजा में बैठ जाते हैं कि तभी प्रीति की सास माला फ्रिज में से दूध लाने के लिए जाती है, जहाँ सिर्फ 2 दूध के पैकेट रखा देखकर वो हैरान हो जाती है और दोनों पैकेट दूध लेकर रसोई से बाहर अशोक के पास आती है। बेटा एक बात बता, ये 2 पैकेट दूध देखकर ये तो नहीं लगता कि ये 5 किलो दूध है? तुझे पता है ना कि रुद्र अभिषेक में जब तक पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे तब तक अभिषेक नहीं रुकना चाहिए। अब पूजा कैसे पूरी होगी? माँ मैं पूरे 5 किलो दूध लेकर आया था, फिर ये सिर्फ 2 पैकेट कैसे बचे हैं? ना विश्वास हो तो प्रीति से पूछ लो। जी हाँ माँ जी, वो मैं, गलती इनकी नहीं मेरी है। मुझे रबड़ी पराठे खाने का बहुत शौक है। मुझे नहीं पता था कि पूजा में इतना सारा दूध लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा दूध लेकर अपने लिए रबड़ी बना ली। ये कौन सा शौक है बहू जिसमें तुझे पूजा पाठ का भी ध्यान न रहे और तू कह रही है थोड़े से दूध की रबड़ी बनाई है, बल्कि तूने तो पूरे 4 किलो दूध की रबड़ी बना ली। वाह बहू तेरे शौक। माँ जी माफ करिए, मुझे पता नहीं था, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब मैं क्या करूँ? मेरी पूजा तो बीच में अटक गई ना। माला जी ऐसा करिए, पूजा को बीच में मत रोकिए। आप रुद्र अभिषेक करवाने की जगह नॉर्मल पूजा करवा लीजिए और बहू ने जो रबड़ी बनाई है उसका भोग लगा दो, इससे मुहूर्त पर पूजा हो जाएगी, कुछ भी बुरा नहीं होगा। पंडित की बात सुनकर माला की जान में जान आती है। उसके बाद वो जैसे तैसे करके पंडित के कहे अनुसार पूजा की तैयारी करके पूजा को पूरा करवाती है। कुछ देर बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद माला अपनी बहू को बहुत समझाती है ताकि वो आगे से ऐसा कुछ ना करे। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन माला प्रीति को लेकर अपनी एक सहेली के घर जाती है। उसकी सहेली बहुत गरीब थी, लेकिन इस चीज से माला को कोई परेशानी नहीं थी। उसकी सहेली उसे देखकर बहुत खुश होती है। मुझे पता था तू जरूर आएगी, मुझे माफ कर दे। तेरे बेटी की शादी हुई और मैं तेरी बहू के मुंह दिखाई में आ भी नहीं पाई, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे मुंह दिखाई करने की। मुझे पता था, इसलिए तो मैं खुद अपनी बहू को ले आई तुझसे मिलवाने के लिए। ये है मेरी बहू, बता
कैसी है? बहू तो तेरी बहुत सुंदर है। तेरी बेटी की तो किस्मत ही खुल गई। तू बैठ, तेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। माला की सहेली इतना कहकर रसोई में जाती है और थोड़ी देर बाद वो 2 थाली में सादे पराठे, प्याज, अचार लेकर उनके पास आती है और उन्हें खाने के लिए देती है। पराठे प्रीति देखती है। आंटी जी, आप पराठे के साथ अचार क्यों लाई हैं? वो क्या है ना कि मुझे रबड़ी पराठा खाना पसंद है। भगवान ही जाने मुझे रबड़ी पराठा खाने वाली बहू के रूप में कैसे मिल गई। जहाँ देखो अपने शौक के चक्कर में मेरी इंसल्ट करवाती रहती है। बहू, दूसरों के घर में इतना नाटक नहीं करना चाहिए। जो मिले प्यार से खा लेना चाहिए। माँ जी, मुझसे नहीं खाया जाएगा। मुझे तो रबड़ी चाहिए पराठे के साथ। लाइए आंटी जी। बेटी, तुम जानकर मेरे हालातों की क्यों बेइज्जती कर रही हो? मेरे घर में चाय बनाने तक के लिए दूध नहीं है और तुम रबड़ी मांग रही हो। तो माफ करिए आंटी जी, मैं तो आपके घर का खाना नहीं खा सकती हूँ। ये अचार, रोटी, ये आप अपनी सहेली को ही खिलाइए। प्रीति इतना कहकर अकेले ही घर वापस आ जाती है। उसकी ये हरकत देखकर माला को बहुत गुस्सा आता है और वो घर पहुंचकर प्रीति को सुनाती है। बहू, तूने आज जो भी किया ना, अच्छा नहीं किया। आज जैसा बर्ताव तूने मेरे साथ किया है, अगर ऐसे ही कोई तेरी सहेली मेरे लिए कुछ लेकर आए और मैं ये कहकर मुझे पसंद नहीं है उसकी इंसल्ट कर दूं, तो उसके सामने तेरी क्या इज्जत रह जाएगी? माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं बोला था। तूने गलत नहीं बोला, लेकिन अपने शौक को अपने घर में ही रखना चाहिए। कहीं जाओ तो उनके घर के अनुसार ढल जाना चाहिए, ना कि उसे नीचे दिखाना चाहिए तेरी तरह। माला की बात सुनकर प्रीति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है। साथ ही आगे से रबड़ी पराठे के साथ साथ और भी चीजें खाना शुरू करती है। नेहा की शादी का दिन था और नेहा दुल्हन बनकर बैठी थी। तभी नेहा की दोस्त शिवानी आती है, जिसे देखकर नेहा खुश होकर कहती है, तो आखिरकार तू आ ही गई। अगर तू नहीं आती ना तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करती। कैसे ना आती? मेरी एक लौती दोस्त की जो शादी है, कल से बस तू पराई हो जाएगी। ये सब तुझसे किसने कहा? मेरी शादी हो रही है, मैं कोई मिशन पर थोड़ी जा रही हूँ। बस बस, कल के बाद तो तू मुझे पहचानेगी भी नहीं। अच्छा, अब तू भी मुझे पराया कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है, चाहे तो शर्त लगा ले, मैं आज जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, कुछ भी नहीं बदलने वाला। नेहा बिंदास लड़की थी। उसे क्या पता था कि शादी के बाद जिंदगी पहले से नहीं रहती। लेकिन शादी हो जाने के अगले ही दिन सुबह सुबह नेहा की सास नेहा को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ बहू, कहाँ है? अब तक सो रही है? अरे आज तेरी पहली रसोई है, उठ भी जा अब जैसे ही नेहा के कानों में ये आवाज जाती है, वो जल्दी से उठकर बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, जी माँ जी, बस अभी आई नहाकर। लगता है माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं है तुझे। सास के सामने खड़ी है लेकिन सर पर पल्लू तक नहीं है। और बहू, ये मेरा घर है, यहाँ के नियम कायदे तुझे अपनाने ही होंगे। अब नेहा नहाकर किचन में आती है और अपने मन में सोचती है, माँ जी ने मुझे कैसे बोला? मैं तो हमेशा सुबह के 12 बजे उठती हूँ, लेकिन आज पता चल रहा है कि सास और माँ के प्यार में कितना अंतर है। नेहा ये सोच ही रही थी कि तभी नेहा की सास कुंती किचन में आती है और नेहा को किचन में खड़ा देखकर कहती है, बहू, अब तक तूने खीर बनाने के लिए चावल नहीं चढ़ाए, मुहूर्त निकलवा दूं क्या इसके लिए? माँ जी, मुझे पता नहीं था कि क्या बनाना है और आप घर में कहीं दिखी नहीं मुझे। अब सफाई देना बंद कर और काम पर ध्यान लगा। अब नेहा अपनी पहली रसोई में खीर बनाती है और तो और सारा काम करने के बाद करीब दोपहर के 2 बजे खाना खाने बैठती है। वैसे ही नेहा की माँ उमा का फोन आ जाता है और वो अपनी माँ से बात करते हुए रोने लगती है और अपनी माँ को कहती है, माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझसे ये लोग पहले ही दिन इतना काम करवा रहे हैं कि मैं अब खाने बैठी हूँ, और तो और सुबह के 6 बजे ही इन्होंने मुझे उठा दिया था। बेटा, हमसे मिलने आ जाना जब दिल ना लगे, लेकिन कब तक तू अपने मायके रहेगी? अब जो भी है, तेरा ससुराल ही तेरा घर है। अब ये सुनकर नेहा को और भी ज्यादा बुरा लगता है और तो और अब अपनी दोस्त शिवानी को वो कॉल करती है और शिवानी से कहती है, शिवानी, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना नेहा? किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये लोग मुझे सोने भी नहीं देते, मुझे टाइम पर खाने भी नहीं देते, बस काम काम और काम ही करवाते हैं। नेहा देख, तू अब बचपना मत कर, तेरी शादी हो गई है, तू अब किसी की बीवी, किसी की बहू, तो जिम्मेदारी तो आएगी ही।
तू भी माँ की तरह बोल रही है और अब मुझे शादी को करके पछतावा हो रहा है। नेहा समझने की कोशिश कर, तू कैसी बातें कर रही है। इतना बोलने के बाद नेहा फोन कट कर देती है। अब जैसे ही नेहा रोते हुए खाने का पहला निवाला अपने मुंह तक लाती है, वैसे ही नेहा की सास कुंती की आवाज आती है। बहू कहाँ है तू? देख तो कौन आया है, अपनी पड़ोस वाली विमला। अब नेहा अपने कमरे से बाहर आती है और विमला नेहा को घूंघट में देखकर कहती है, बहू तो तेरी बड़ी संस्कारी लग रही है कुंती। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगी, मेरा बेटा कौन सा कम संस्कारी है। बहू तो तेरी बड़ी ही सुंदर है कुंती, सच में। अब नेहा अपनी मुंह दिखाई करवा कर चली जाती है और खुद से अपने कमरे में जाकर कहती है, खाना खाने बैठी हूँ लेकिन इन्हें भी चैन नहीं है। मुंह दिखाई का भी कोई समय होता है। और माँ जी ने तो अब तक 2 बार खा पी भी लिया है, लेकिन मुझे है कि खाने ही नहीं दे रही। इधर विमला के जाने के बाद कुंती नेहा के कमरे में जाती है तो देखती है कि नेहा खाना खा रही है। सर से पल्लू भी हटा हुआ है। ये देखकर कुंती नेहा से कहती है, तेरे सर पर पल्लू तो रहता ही नहीं है बहू, तू इस घर की बहू ही है ना। इस घर में तेरी नई नई शादी हुई है ना। माँ जी, अभी कौन ही है यहाँ, मैंने अपने सर से पल्लू हटा लिया है। बहू कोई भी आता है और जब तक वो जाने को ना बोले ऐसे कैसे तो चली आती है। हर बात पर रोक टोक, सुबह जल्दी उठना, समय पर खाना न मिलने पर ताने पड़ना। नेहा बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अब देर शाम नेहा वॉशरूम से आती है और उसके हाथ गीले थे। तभी वो अपने पति का फोन उठाकर अपने पति को देती है। तभी नेहा का पति नेहा से कहता है, तुम्हारा हाथ कैसे गीला है? तुमने मेरा फोन भी गीला कर दिया। अरे टॉयलेट गई थी, धोती नहीं क्या? नेहा की ये बात सुनकर नेहा की सास कुंती अपनी बहू से कहती है, वाह बहू वाह, तूने तो सच में शर्म बेच खा ली है। और कुछ बचा है तो वो भी बता दे। अरे ये बेशरम तो हो ही रहा है। माँ, मैंने तो बस ये पूछा था कि हाथ गीला कैसे है, तो इसने ये बता दिया। ऐसे ही समय बीतता है और नेहा धीरे धीरे अपने ससुराल के तौर तरीके सीख जाती है। एक रोज कुंती विमला से बात कर रही थी और नेहा हॉल में पोछा लगा रही थी। तभी विमला नेहा को देखती हुई कहती है, बहू, शादी के तो कई महीने बीत गए, कोई खुशखबरी का चांस है क्या? ना ना, अभी कहाँ विमला, मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी बच्चे भी पैदा कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? कैसी बातें कर रही है कुंती तू भी? इसे घर के कामों में तो नींद आती है, बच्चा पैदा करने में तो मौत ही आएगी। नेहा अपनी सास के तानों से परेशान हो गई थी। वो जितने ताने देती उतना ही काम भी करवाती थी, जिस वजह से नेहा को ऐसा लगने लगा था कि मानो उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई हो। और ये सब सोचकर वो कहती है, शादी करके तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने खुद को जेल करवा ली हो। अब तो जीने का भी मन नहीं कर रहा मेरा। अब देर शाम नेहा अपनी सास के साथ पड़ोस की शादी में जाती है और वहाँ पहुंचकर नेहा की सास कुंती कहती है, बहू जा जाकर रीना को थोड़ा तैयार कर दे, कांता कह रही थी देख ले, जब तक इधर ही हूँ मैं। अब नेहा रीना के कमरे में जाती है और रीना को तैयार करते हुए कहती है, मेरी भी शादी ऐसे ही हुई थी, उसके बाद तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ दूसरों के इशारों पर चलने लगा। आज मैं शादी में भी माँ जी की मर्जी से ही आई हूँ। माँ जी ने बोला चलना है तो बस आ गई। सच कह रही हो भाभी आप? मैं भी कौन सा ये शादी करना चाहती हूँ। यानी तुम अपनी मर्जी से शादी भी नहीं कर रही? हाँ भाभी, मैं ये शादी माँ की मर्जी से कर रही हूँ, अपनी मर्जी से नहीं। मन हो रहा है कि कहीं भाग जाऊँ। चलो फिर मैं हूँ ना, मैं तुम्हें इस शादी से भगाती हूँ। 2 दिन बाद तुम यहाँ आ जाना, तब तक मेरे घर चलो। अब नेहा ही रीना को शादी से भगा देती है और ये खबर रीना के घर में रीना के ना रहने के बाद पता चलती है और खूब बवाल मच जाता है। और कांता कुंती को कहती है, देख ले कुंती, तेरी बहू के कमरे में जाने के बाद से ही मेरी बेटी का कुछ अता पता नहीं है। बता कहाँ है मेरी बेटी? आंटी जी, मैंने ही आपकी बेटी को भगाया था क्योंकि वो शादी ही नहीं करना चाह रही थी और आप उसकी जबरदस्ती शादी करवा रही थी। ये क्या बोले जा रही है तू बहू? कहाँ है रीना? वापस बुला उसे। शादी का घर है, तमाशा क्यों कर रही है? अभी पुलिस को बुलाती हूँ, या तो मेरी बेटी को वापस कर वरना तू ही मंडप में बैठेगी। एक शादी ने तो सूली पर चढ़ा रखा है, दूसरी शादी करके फांसी करवा लूं क्या? इधर ये बातें चल रही थी कि तभी कुंती रीना को अपने घर से लाकर कांता को सौंप देती है और नेहा को घर ले जाती है। और तब नेहा को समझ आता है कि लड़कियों की जिंदगी कितनी संघर्ष भरी होती है और उन पर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। उमा का एक ही बेटा था, प्रकाश, जिसे वो बहुत प्यार करती थी और उसने
बचपन से आज तक उसकी सब इच्छाओं को पूरा किया था, जिसके चलते प्रकाश जब बड़ा हुआ तो वो बहुत घमंडी और बदतमीज हो गया था। वो उमा की इज्जत भी नहीं करता था और अपनी मनमानी चलाया करता। एक दिन उमा उसे अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा अब तेरी उम्र हो गई है और मेरी ढल रही है। मुझे लगता है कि अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए ताकि मेरी सेवा करने वाली भी कोई आ जाए। ओहो माँ, मुझे भी शादी नहीं करनी है और जब करनी होगी मैं खुद करके आ जाऊंगा। और हाँ, मैं भी शादी के ड्रामे के लिए तैयार नहीं हूँ। बेटा पर शादी तो करनी ही है ना, तू वैसे कैसे कर सकता है? अपनी नहीं तो मेरी तो सोच। उमा की बात का जवाब दिए बिना प्रकाश वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एक दिन माधवी नाम की एक लड़की आती है और उमा से कहती है, माँ जी मेरी मदद कीजिए, माँ जी मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए। ए लड़की, कौन है तू और मुझे माँ जी क्यों बोल रही है? माँ जी मैं आपकी लड़की की प्रेमिका माधवी हूँ। वो 5 महीने मेरे साथ रिश्ते में रहा, बस जब मन भर गया तो उसने मुझे किसी रूबी नाम की लड़की के लिए छोड़ दिया। मेरी मदद कीजिए माँ जी। आखिर उमा भी एक औरत ही थी। ये सब बात सुनकर उसका दिल पसीज जाता है और वो उसे गले से लगा लेती है और प्रकाश के ऊपर माधवी से शादी करने का जोर देती है। माँ मैंने आपको बोल दिया ना, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। शी इज नॉट माई टाइप। जब उसके साथ 5 महीने बिताए तब तुझे ये बात समझ नहीं आई? कान खोलकर सुन ले प्रकाश, लाड प्यार अपनी जगह है, लेकिन मैं तुझे उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। अगर तुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए और तू ये चाहता है कि मैं तुझे इस प्रॉपर्टी से बेदखल ना करूं, तो चुपचाप शादी कर ले। उमा की बात सुनकर मजबूरन प्रकाश शादी के लिए हाँ कर देता है। शादी के अगले दिन उमा शर्त के अनुसार अपनी जायदाद प्रकाश और माधवी के नाम कर देती है, लेकिन प्रकाश माधवी से खिंचा खिंचा रहा करता और शादी के 1 हफ्ते बाद वो माधवी की सौतन को लेकर घर के दरवाजे पर खड़ा था, जिसे देखकर उमा और माधवी हैरान रह जाते हैं। ये क्या नालायक, तू एक और लड़की की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है? तू मेरी नई नवेली बहू की नई सौतन ले आया। ओहो माँ, अब आप सीन क्रिएट मत करो। आपने कहा था जायदाद चाहिए तो शादी करो, मैंने किया ना। और मैं रूबी को पसंद करता था, इसलिए मैंने इससे भी शादी कर ली। भले ही आपकी बहू हो, लेकिन ये हॉट और फिट आपकी बहू की सौतन ये तो मेरी है। माधवी ये सब देखकर बिलक बिलक कर रोने लगती है। उमा उसे गले लगाकर संभालती है। जिसके बाद ऐसे ही दिन बीतते हैं और उमा ने अभी तक अपनी बहू की मुंह दिखाई नहीं की थी, इसीलिए वो माधवी की मुंह दिखाई का फंक्शन रखती है। लेकिन तभी वहाँ रूबी भी एक वेस्टर्न ड्रेस पहनकर सबके सामने आती है, जिसे देखकर उमा की पड़ोसन शांता सवाल करती है, अरे ये क्या बात है? बहू तो यहाँ बैठी है और तेरी कोई बेटी भी नहीं। ये सजी धजी सी लड़की कौन है जो इतना मटक मटक कर यहाँ आ रही है? बहू की बहन है क्या? पड़ोसन की ये बात सुनकर उमा उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, हाँ, ये माधवी की बहन ही तो है ये। उमा की बात सुनकर रूबी चिढ़ जाती है और सब लोगों के आगे कहती है, अरे मम्मी जी इस उम्र में तो झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। आप सब लोग कान खोलकर सुन लो, मैं माधवी की बहन नहीं बल्कि उसकी सौतन हूँ। हरिओम, ये क्या जमाना आ गया है? हम तो नई बहू की मुंह दिखाई करने आए थे और यहाँ नई बहू की नई सौतन की भी मुंह दिखाई करवा दी। ये बोलकर वहाँ मौजूद सब लोग उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद उमा शर्म से पानी पानी हो जाती है और माधवी की भी आंखें भर आती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, जहाँ माधवी नौकरों की तरह सारे घर का काम करती, वहीं रूबी प्रकाश के साथ इश्क फरमाती। एक दिन माधवी उमा के पास आती है। माँ जी आप सच में बहुत अच्छी हैं, जो आपने मुझे सब कुछ जानकर इस घर में रहने के लिए जगह दी। लेकिन शायद मेरा ही नसीब खराब है, जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया उसी ने मेरे साथ धोखा किया और मेरी सौतन ले आया। ये तो नसीब की बात है मेरी बच्ची, इसमें तेरी क्या गलती? तेरे पास तेरा पति नहीं है तो क्या हुआ, तेरी माँ तो है। माँ जी मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना और मानती भी रहूंगी, लेकिन अब जब मेरे पति भी मेरे साथ नहीं है तो मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। माँ बोलकर भी ऐसी बात कर रही है तू? और तू मुझे रूबी प्रकाश के साथ छोड़कर कैसे जा सकती है? अगर मैं चाहती
तो प्रकाश के नाम सारी जायदाद कर सकती थी, लेकिन मैंने आधी जायदाद तुझे और आधी प्रकाश को दी ताकि तेरा भविष्य भी सुरक्षित हो पगली। उमा माधवी से ये बात कहकर उसे गले से लगा लेती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। माधवी जहाँ पूरे घर का काम करती और घर को संभालती, वहीं रूबी सिर्फ और सिर्फ प्रकाश पर ही सारा ध्यान देती। नई बहू के हाथों की मेहंदी छूटी भी नहीं थी कि उसकी किस्मत में नई सौतन आ गई थी। कुछ दिनों से माधवी चुप चुप रहने लगती है। उमा को समझ नहीं आता कि माधवी को क्या हुआ है। दिन गुजरते हैं और एक दिन माधवी सबके लिए बादाम दूध बनाती है और सबको देती है। माधवी सबको दूध तो देती है लेकिन खुद नहीं पीती। ये देखकर उमा हैरत में पड़ जाती है और दूध लेकर माधवी के कमरे में जाती है और उसे कहती है, मेरी बच्ची, तूने सबको दूध दिया लेकिन खुद तो पिया ही नहीं। तुझे भी तो ताकत की जरूरत है, तू मेरे हिस्से का दूध पी ले। नहीं माँ जी, मेरा मन नहीं है इसलिए मैंने नहीं पिया। आप पी लीजिए, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। आप भी अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। उमा अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी उसे रसोई की लाइट जलती हुई नजर आती है। उमा रसोई में जाती है तो दूध का पतीला रखा हुआ था और पास ही एक बिल्ली मरी पड़ी थी। ये सब देखकर उमा समझ जाती है कि दूध के अंदर जहर है। वो उसको नहीं पीती और तुरंत भागकर प्रकाश के पास जाती है और उनके कमरे का दरवाजा खटखटाती है। जैसे ही प्रकाश और रूबी दरवाजा खोलते हैं, उमा उनको सब कुछ बताती है और प्रकाश हैरत में पड़ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि माधवी इतना नीचे गिर सकती है कि वो हमारे दूध में जहर दे देगी। हम नहीं जानते कि कौन कितना सीधा बनकर हमारे ऊपर कैसे वार कर दे। मैं तो आपको शुरू से ही कहती थी कि हमें उसे घर से निकाल देना चाहिए। आप ही ने मेरी नहीं सुनी है। जिसके बाद उमा, रूबी और प्रकाश मिलकर एक प्लान बनाते हैं। सुबह देर तक सोने का नाटक करते हैं। माधवी को लगता है कि तीनों मर गए हैं, जिसके बाद वो हॉल में खड़ी होकर जोर से हंसती है। आखिर तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिल ही गई प्रकाश। तुम और रूबी अब तक इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए होगे और देखो ना, बेचारी माँ जी को भी अपने साथ ले गए। आखिर तुम्हें इतना लाड प्यार करके पालने की सजा उन्हें भी तो मिलनी चाहिए थी। उन्हीं ने तुम्हें इतना बिगाड़ा कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम नई नवेली बहू की सौतन ले आए। माधवी ने इतना बोला ही था कि तभी उसकी नजर सीढ़ियों से उतरते प्रकाश, रूबी और उमा पर जाती है, जिन्हें देखकर वो डर जाती है। तुझे क्या लगा तू हमें मार डालेगी? जिसको भगवान जिंदा रखता है उसे कोई इंसान तो क्या, शैतान भी नहीं मार सकता। मुझे नहीं पता था तुम्हारी भोली सी सूरत के पीछे इतना घिनौना मुखौटा है। तुम किसी की जान लेने वाली थी, ये उम्मीद मुझे तुमसे नहीं थी। दोनों ने इतना बोला ही था कि उमा माधवी के पास आती है और उसे खींचकर तमाचा मारकर कहती है, मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी के जैसा माना। प्रकाश ने तेरे साथ जो भी किया, लेकिन मैंने तुझे लाड प्यार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर मैंने प्रकाश से प्यार किया है तो तुझसे भी किया था, लेकिन तूने मुझे मारने की कोशिश की। हाँ, मारने की कोशिश की और क्या करती? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी तो मैं किसी और को खुश कैसे देख सकती हूँ? ऊपर से मेरी सौतन और मेरा पति इस घर में एक छत के नीचे थे। मैं उन्हें देख देख कर तंग आ गई थी, इसलिए मैंने ये साजिश की। अब तुझे इसकी सजा कानून ही देगा। उमा ये बोलकर पुलिस को बुलाती है, जिसके बाद पुलिस माधवी को अरेस्ट कर ले जाती है। प्रकाश और रूबी उमा से माफी मांगते हैं और उमा कहती है, भले ही माधवी गलत थी, लेकिन तुम दोनों ने भी सही नहीं किया, इसलिए अच्छा यही है कि अब हम लोग अलग अलग हो जाएं। उमा ये बोलकर रूबी और प्रकाश को अपने घर से निकाल देती है और अपनी वसीयत फिर से बदल देती है। वो अपनी वसीयत का कुछ हिस्सा उन्हें दे देती है और बची हुई जायदाद से अपने जीवन का निर्वाह करती है। वो अपनी वसीयत में ये लिख भी देती है कि मरने के बाद उसकी जायदाद गरीब बच्चों में बांट दी जाए। इस तरह उमा को नई बहू और उसकी नई सौतन दोनों का ही सुख नहीं मिल पाता और वो अपनी जिंदगी अकेले ही गुजारती है।